हेलो नमस्ते, मैं आज आप सभी का आई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। लास्ट वीक हमने प्रतिशत वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आज के क्लास में भी हम प्रतिशत के कुछ नए प्रश्न देखेंगे, है ना। और आपका जो क्लास टेस्ट 3 में डाउट था उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा, है ना, वीडियो बना के। क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ए वस्तु की 4 इकाई और बी वस्तु की 5 इकाई का मूल्य 170 रुपए गिवन है। ए का मूल्य 5% बढ़ा रहा है, बी का मूल्य 10% घटा रहा है, तो दोनों का मूल्य जो है 165 रुपए हो जाता है। तो प्रति इकाई मूल्य मेरे को याद करना है, ठीक। तो मान लेता हूं मैं, माना कि ए वस्तु जो है उसका प्रति इकाई मूल्य है, प्रति इकाई मूल्य कितना मान लेता हूं मैं, माना कि x रुपए है। और बी वस्तु जो है उसका प्रति इकाई मूल्य क्या मान लेता हूं मैं, y रुपए मान लेता हूं, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 इकाई का ए वस्तु, 4 इकाई का ए वस्तु मतलब कि 4 इकाई के वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सेम एज 5 इकाई के बी वस्तु मतलब बी वस्तु जो है प्रति इकाई y रुपए में है, तो 5 इकाई कितने हो जाएगा, 5y का। इसका मूल्य दिया हुआ है 170 रुपए, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए के मूल्य में 5% की बढ़ोतरी और बी के मूल्य में 10% की घटे, मतलब ए का मूल्य जो है 5% बढ़ रहा है और बी का मूल्य 10% घट रहा है, तो मेरा मूल्य 165 रुपए हो जाता है। तो कर देते हैं, ये ए का मूल्य है, ये बी का मूल्य है। इसमें मेरे को 5% क्या करना है, बढ़ाना है, और बी के मूल्य में 10% मेरे क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाता हूँ मैं, 4x 100 प्लस 5%, है ना। उसी प्रकार से 5 और y के मूल्य में कितना बढ़ाऊंगा मैं, 100 घटाना है इसमें, माइनस 10%। इसका मूल्य कितना है, 165 रुपीज, ठीक। इक्वेशन आप सभी को क्लियर है। क्या क्यों मैं, ए वस्तु का मूल्य जो है उसमें 5% बढ़ रहा है। ए वस्तु का मूल्य है x रुपए और उसमें 5% बढ़ाऊंगा मतलब 100 प्लस 5%, ठीक। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक। उसी प्रकार बी वस्तु जो है उसका एक इकाई का मूल्य है y रुपए, तो उसमें मेरे को कितना घटाना है, 10% के घटाना है मेरे को, 10 माइनस 10%, ठीक। उस प्रकार से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आएगा x y के फॉर्म में, क्या आएगा, 4x 100 प्लस 5 कितना होता है, 105, और प्रतिशत को हटाऊंगा तो आ जाएगा नीचे में 100, ठीक। प्लस 5y 100 माइनस 10 होता है 90 अपॉन प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 इक्वल टू 165, ठीक। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। कैसे होगा, 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5 दूनी, क्या हो गया यहाँ पे 9/2y। इधर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 5 एकम, 5 दूनी 0, ठीक। 4 एकम 4 पंचे मतलब कि 21/5x, ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 5 और 2 का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 21 मतलब 42x प्लस 2 पंचे मतलब 9 पंचे 45y इक्वल टू 165, ठीक। और इसको करें तो क्या हो जाएगा, 42x प्लस 45y इज इक्वल टू 165 इंटू 2 1650। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, ये है। अब ये दोनों के उपयोग करके मेरे को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पे 4 है, अगर x के सामने को इक्वल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल y के सामने जो इधर 5 और इधर 45, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करता हूँ समीकरण एक में, तो यहाँ 45y मिल जाएगा, फिर मैं उसको माइनस करके x का वैल्यू निकालूंगा, उसके अंदर y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई बाई 9 करूँ, क्या हो जाएगा, 9 चौक 36x प्लस 9 पंचे 45y इक्वल टू 170 में 9 करूंगा तो 7 में 63 का 3 हासिल 6 9 एकम 9 9 6 15 मतलब कि 1530। और यहाँ पे क्या है मेरा सेकंड इक्वेशन, 42x प्लस 45y इक्वल टू 1650, ठीक। तो मैं किससे किसको हटाऊंगा, मैं इसको इससे घटाऊंगा, ठीक। क्या हो जाएगा 42 में से 36 गया कितना बचेगा
6x 45y कैंसिल हो जाएगा 0। 1650 में 1530 गया, कितना बचेगा? 0 का 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1 इक्वल टू, अच्छा ये तो इक्वल मिल गया ना, 6x इसका कटने के बाद 0 हुआ इक्वल टू 120 बचेगा। ठीक, घटने के बाद अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 6 दूनी और 0, मतलब कि x कोई किसका मूल्य था? a वस्तु के प्रति इकाई का मूल्य 20 रुपए होगा। अब b वस्तु का निकाल लेता हूँ। b वस्तु का कैसे निकालूंगा मैं? इसमें पुट कर देता हूँ x का वैल्यू 4x, मतलब कि 80 लिख सकता हूँ, प्लस 5y इज इक्वल टू 170। 5y इज इक्वल टू 170 में 80 क्या बचेगा? 90। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 एकम और 40 है, मतलब 5 अट्ठे 40, मतलब कि a वस्तु के प्रति इकाई का मूल्य है 20 रुपए और b वस्तु के प्रति इकाई का मूल्य है 18 रुपए। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपको जो गिवन रहता है उसी को अच्छे से पढ़ के उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, फिर आंसर आपके सामने रहता है। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोला गया है? बी ए से 50 रुपए अधिक कमाता है, जितना सी कमाता है उसका 4/3 बी कमाता है। डी सी से 10% अधिक कमाता है, डी से ई 20 रुपए अधिक कमाता है। यदि पांचों की कुल कमाई 7010 रुपए है तो प्रत्येक की कमाई याद करें। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। जरा से भी इधर से उधर हुआ मतलब आपका आंसर गलत आने की पूर्ण संभावना है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं ना। पांचों की कमाई का योग क्या बोला गया है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना दिया है? 7010 रुपए। ठीक, ये चीज मेरे को पता है। उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ते हैं और क्या क्या बोला गया है उसको देखते हैं। बी ए से 50 रुपए अधिक कमाता है ना। बी जो है ए से 50 रुपए अधिक कमाता है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना कि बी का कमाई मानता हूं ना, बी का कमाई x रुपए है, तो फिर ए का कमाई क्या हो जाएगा? बी का कमाई x रुपए है, x माइनस 50, ये मेरा ए का कमाई हो गया। और बी का कमाई मैं क्या मानूं? x मानूं। ठीक, अब देखते रहिए अगला लाइन क्या बोल रहा है। जितना सी कमाता है उसका 4/3 बी कमाता है, मतलब कि जितना सी कमाता है उसका 4/3 बी कमाता है। जितना सी कमाता है उसका 4/3 बी कमाता है। ठीक, ये लाइन क्लियर है आपको? अब मेरे को पता है बी का मैं क्या मानूं? x मानूं, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4x। ठीक, इसका वैल्यू हो गया। c कितना कमाता है? 3/4 है। अगला लाइन देखते हैं। d जो है c से 10% अधिक कमाता है। क्या बोला है? d जो है c से 10% अधिक कमाता है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 110% और परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100। सिंप्लीफाई कर देता हूं, 11/10 और c की जगह मैं क्या रख देता हूं? 3/4x। 3/4x क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू 33/40x। ये किसका कमाई हो गया? d का कमाई हो गया। अब अंतिम में बोला जा रहा है d से e 20 रुपए अधिक कमाता है। क्या बोल रहा है? d से e 20 रुपए अधिक कमाता है, मतलब 20 रुपए ज्यादा कौन कमाता है? e। किससे कमाता है ज्यादा? d से। d से 20 रुपए अधिक कमाता है। d की जगह मैं क्या लिखूंगा? 33/40x प्लस 20। अब देखिए a b c d e सभी का जो मान है मेरे को x के रूप में मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा? ये जो है a प्लस b प्लस c प्लस d, पांचों का कमाई 7010 रुपए है, इसके साथ में सॉल्व करता हूं। ठीक, क्या हो जाएगा? a का कमाई मैं क्या निकाला हूं? x माइनस 50। ठीक, b का कमाई क्या माना हूं मैं? x माना हूं। c का कमाई क्या निकाला हूं मैं? 3/4x। d का कमाई क्या निकाला हूं मैं? 33/40x। ठीक, और e का कमाई क्या है? 33/40x माइनस प्लस 20। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा?
7010। ठीक, ये इक्वेशन समझ आ गया। अब देखिए सभी x के रूप में है और ये जो 50 है और ये जो 20 है ये सिर्फ डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा -50 में से 20 जाएगा, -30 बचेगा, -30 को उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा +30। इधर क्या बचा x प्लस x मतलब कि 2x प्लस 3/4x प्लस 33/40 33/40 मतलब कि 66/40x। उसके बाद ये जो 50 और 20 उसको उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा +30। ठीक, इतना क्लियर है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा एलसीएम 40 दूनी 80 x प्लस 30x प्लस 66x इक्वल टू 7040 इंटू 40। इतना क्लियर है। अब इसको प्लस कर देता हूँ, 80 और 30 कितना होता है 110, 110 और 66 कितना होता है 176x। 40 उधर ले गया हूँ ना, 40 को भी रहने दो, इसके बाद वाले स्टेप में ले जाऊंगा। ठीक, क्या हो जाएगा 7040 इंटू 40। ठीक, अब क्या हो गया x इधर रखता हूँ, 176 को नीचे ले जाता हूँ, काटने की कोशिश करता हूँ 176। अब किससे जाएगा देखिए, जब मैं 176 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को 6 कम 24 का 4 हासिल है 2 7 चौक 28 2 30 हासिल है 3 4 एकम 4 7 704 मिलता है। मतलब कि 176 एकम और 176 चौक 704 और 0 का 0। x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू मेरा आ गया मेरा ये 40 है ना 1600। x का वैल्यू जब मेरे 1600 आ गया है मतलब क्या है b का कमाई 1600 है। अब a का कमाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b का कमाई क्या हो गया 1600, x मानूं तो a का कमाई क्या मानूं मैं x माइनस 50, मतलब कि 1600 में से 50 माइनस कर दो 1550। तो उसी प्रकार c का कमाई क्या हो जाएगा 3/4x मतलब 1600, 4 चौक मतलब c का कमाई हो गया 1200 रुपए। उसी प्रकार से d का कमाई क्या हो जाएगा, d का कमाई है 33/40 इंटू x मिलेगा 1600, 0 से 0 गया ऊपर 40 बचा, मतलब कि 4 के 12 को हासिल है 4 के 12 और 1 1320 रुपए d कमाएगा। e कितना कमाएगा, d से 20 रुपए ज्यादा मतलब कि 1340 रुपए। ठीक, a b c d e सभी का मैंने कितने कमाते हैं निकाल के। ठीक, इस तरह से देखते हैं क्या बोला गया है। एक बगीचे में 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के हैं। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ की संख्या 1500 है तो बगीचे में कितने पेड़ हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोला जा रहा है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। तो मान लेता हूं मैं जो बगीचा है उसमें कितने पेड़ हैं, x पेड़ है। ठीक, x पेड़ कहाँ है, बगीचा में है। जिसमें से नारियल के कितने पेड़ हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या है, बगीचे के कुल पेड़ों की संख्या x, उसका 60%। सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 तिया 2 पंचे मतलब कि 3/5x क्या है, वहां नारियल के पेड़ हैं। उसी प्रकार से देखते हैं उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। मतलब कि आम के पेड़ क्या हो जाएंगे, नारियल के पेड़ों की संख्या 3/5 के 25%। अब इसका 25% क्या है, आम का, मतलब 25% को मैं 25/100 लिख सकता हूँ। 25 एकम 25 चौक मतलब कि 3x/20 ये आम के पेड़ों की संख्या है। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। मतलब कि सेब के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, आम के पेड़ों की संख्या का 20% मतलब कि 20/100। 20 एकम 20 पंचे मतलब कि 3x/100 लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है,
सेब के पेड़ों की संख्या क्या दे दी है 1500। ठीक, और मैं इससे क्या निकाला हूँ, आम का 20% है बोले, उसके हिसाब से मेरा 3x/100 आया है। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 एकम 3 पंचे, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4 50,000। x का वैल्यू 50,000 आ गया। x किसका मान को दर्शा रहा है, बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या। ठीक, मतलब कि बगीचे में कुल 50,000 पेड़ थे। अगर पूछा जाए कि नारियल के पेड़ कितने थे, तो 50,000 का 60% निकाल दो। आम के पेड़ कितने थे बोलेंगे, तो 3x की जगह 50,000 रखो, अपॉन 20 कर दो, आम के पेड़ निकल जाएंगे। और सेब के पेड़ों की संख्या तो गिवन ही है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम आय और व्यय से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो हमने अनुपात और समपात टॉपिक जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे चर्चा किया था कि जब हम अपने आय में से अपने खर्च को घटा देते हैं तो हमारे क्या निकल जाता है, सेविंग निकल जाता है, बचत निकल जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक, यदि मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो मासिक आय क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन आप अच्छे समझिए, क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक, बचत दिया हुआ है अपने को। यदि मासिक खर्च 19,360 रुपए है तो मेरे को उसका मासिक आय निकालना है। ठीक, तो मैं निकाल लेता हूं। माना कि उसका आय जो है, आय को क्या मानता हूं मैं, x रुपए है। ठीक, मासिक आय उसका x रुपए है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका जो बचत है वह कितना है, मासिक आय का 12%, जो उसका बचत है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x × 12/100। ठीक, अब उसका खर्च भी दिया हुआ है। खर्च कितना दिया हुआ है, 19,360 रुपए खर्च दिया है, बचत दिया है, और आय में मान लिया हूं। तो हम क्या जानते हैं, आय में जब हम खर्च को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। हमारा आय क्या है, x रुपए, खर्च कितना दिया हुआ है 19,360 रुपए, हमारा बचत क्या हो जाएगा x। इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 4 या 12, 4 दूनिया 4 पंचे 20, मतलब कि इसको मैं 3/25x लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करना है और मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। कैसे सॉल्व करूँ, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर लेके आ जाता हूँ। x - 3/25x = 19,360। ठीक, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 25x - 3x 22x अपॉन में 25 = 19,360। अब क्या किया जाए, x = 19,360 अपॉन 22 × 25। ठीक, 11 से जाएगा जब हाल देखिए, 11 से 8 बचा, 83 70, हाँ चला जाएगा ना। 11 एकम 11, कितना से बचा 8 बचा, तो ये क्या हो गया 83 हो गया। 11 7 77, कितना से बचा 6, 11 6 66, और 0 का 0, 11 दूनी 22, 2 से भी कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 0 का 0, मतलब कि उसका मासिक आय मेरे को निकल गया। 880 × 25 करूंगा तो उसका मासिक आय निकल जाएगा। ठीक, गुना भी कर देते हैं। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौक जब 100 होता है, 25 अट्ठे 200, तो 0 का 0 हासिल आया 20। 25 अट्ठे 200, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220, और 0 पहले का, मतलब कि जो क्या नाम है लड़के का, जो व्यक्ति है उसका मासिक आय क्या हो जाएगा 22,000 रुपए। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सन्नी अपने वेतन का 35% भोजन पर एवं 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 को इन मदों पर 17,600 खर्च किया गया, तो मासिक वेतन मेरे को याद करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सन्नी अपने वेतन का 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक, और ये दोनों मदों का जो कुल योग है 17,600 दे दिया गया है, तो मेरे मासिक वेतन निकालना है। ठीक, तो माना कि मैं सन्नी का जो आय है कितना मान लेता हूँ x रुपए है। ठीक, x रुपए क्या है, सन्नी का आय है। उसके बाद बोल रहा है कि जो भोजन पे है
टोटल आय का 35% भोजन पर खर्च कर रहा है, 35/100 लिख दिया 35% को, और 5% जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, प्लस आय का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। इन मदों पर कितना खर्च कर रहा है वो 17,600 खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको उसका मासिक आय पता चल जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन है, x/100 कॉमन लेता हूँ, 35 + 5 40 हो जाएगा, इक्वल टू 17,600। ठीक, यहाँ से 0 से 0 गया, दूनी पंचे। ठीक, इधर जाएगा तो 17,600 मल्टीप्लाई बाई 5/2। ठीक, अब 2 से काटूंगा, मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, और ये 44, डबल जीरो का डबल जीरो, मतलब कि सन्नी का जो मासिक वेतन है कितना आ गया, 44,000 आ गया। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं ये, बस आपको जो प्रश्न में बोला जाता है उसको अच्छे से समझना रहता है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला गया है। गोपाल अपने आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद शेष का 50% बचाता है। यदि गोपाल की आय 18,400 रुपए हो तो उसका बचत मेरे को याद करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो गोपाल है उसका आय दिया हुआ है यहाँ पे 18,400 रुपए। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि वह गोपाल भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर करता है अपने आय का कितना परसेंट, 30%, मतलब 18,400 उसका आय हो गया, उसका वह 30% खर्च कर रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डबल जीरो गया, क्या बचा, 4 के 12 का 2, हासिल 1, 8 के 24 और 1 25, हासिल 2, 3 एकम 3 और 1 5, मतलब कि 5,520 रुपए गोपाल जो है भोजन पर खर्च करता है। ठीक, उसी प्रकार से वह क्या बोला गया क्वेश्चन में, आगे देखिए, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का मतलब कि जो भी उसका आय है उसमें मैं भोजन के खर्च को घटा दूंगा, तो शेष राशि क्या हो जाएगा, शेष अमाउंट हो जाएगा मेरा 18,400 में से मैं माइनस करूंगा 5,520। देखिए 0 में से 0, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 3 हुआ, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा मेरे पास, 13 में से 5 गया 8 ही बचेगा, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, मतलब कि 12,880 रुपए उसके पास शेष राशि है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो परिवहन पर वह शेष का 40% खर्च करते हैं, मतलब कि परिवहन में वो कितना रुपया खर्च करेगा, परिवहन में वह खर्च करेगा, शेष राशि मेरे पास 12,880 है, इसका 40%। ठीक, 0 0 0 0 कैंसिल कर तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 कर दो, हासिल 3, 832 और 3 35 का 5, हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, हासिल 1, 4 एकम 4 और 5, मतलब कि 5,152 रुपए वह किस पे खर्च करते हैं, अपने परिवहन पे खर्च करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन खर्चों के बाद शेष का 50% वह बचत करता है। मेरे क्या निकालना है, बचत ही निकालना है, तो इसके परिवहन में खर्च करने के बाद उसके पास शेष राशि क्या रहेगा उसको निकाल लेता हूँ। शेष अमाउंट क्या बचेगा उसके पास बचेगा, शेष राशि था 12,880, इसमें वह 5,152 और खर्च कर दिया 5,152। ठीक, अब इसको घटाना है मेरे को, कैसे घटाऊंगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 12 में से 5 गया 7, मतलब कि उसके पास 7,728 रुपए क्या रहेंगे, शेष रहेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि वह शेष का 50% बचाता है, मतलब कि उसका बचत क्या हो जाएगा, जो भी शेष राशि है, ये उसके पास शेष राशि है, इसका 50%, मतलब कि 7,728 इंटू 50/100, 50 एकम 50 दूनी 2 से काट लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, मतलब कि जो गोपाल है वह 3,864 रुपए बचाएगा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में गोपाल का आय मेरे को गिवन है। ठीक, वह भोजन पर टोटल आय का 30% खर्च करता है, खर्च कर लिया तो कितना खर्च करेगा, मैं निकाला तो 5,520 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करते हैं, मतलब कि 18,400 में से वह
5,520 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास शेष अमाउंट है 12,880 रुपए। अब वो परिवहन पर खर्च करता है शेष का 40%, ये शेष राशि है, इसका 40% निकाला तो क्या है मेरे पास 5,152 रुपए। ठीक, ये शेष है। उसका फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वह जो भी खर्च कर चुका है भोजन और परिवहन के बाद जो भी शेष राशि है उसका 50% वह बचत करता है। तो शेष राशि मेरे पास आके 7,780, तो उसका 50% बचाता है, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 3,864। ठीक, फिर दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, एक छात्र ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से फेल हुए, परीक्षा का पूर्णांक है तो याद करना है। ठीक, क्या किया उत्तीर्ण 40%, मतलब टोटल मार्क्स का 40% प्राप्त करता है कोई छात्र तो वह पास हो जाता है। ठीक, तो देखिए मैं मान लेता हूँ, माना कि टोटल मार्क्स जो पेपर है जो एग्जाम है वह कितने नंबर का है, x अंक का है। ठीक, x अंक का है, जब वह छात्र x अंक का 40% पाएगा तो पास हो जाएगा। x अंक का जब वह 40% पाएगा तो वह पास हो जाएगा। ठीक, लेकिन वह कितना नंबर पाता है, वह पाता है 185 नंबर, और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 15 नंबर से। यदि मैं 185 नंबर में 15 नंबर जोड़ देता हूँ मतलब वह पास हो जाएगा, पासिंग नंबर मिल जाएगा, मतलब कि 185 प्लस 15 ये हमारे क्या है, पासिंग नंबर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्तीर्णांक कितना दिया है 40%, टोटल मार्क्स हम लोग माने हैं x। तो इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपली, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, 185 और 15 होता है 200, 0 से 0 गया, 2 दूनी 2 पंचे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000/2, मतलब कि हमारा पूर्णांक हमको मिल चुका है कितना 500। ठीक, वही पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा 500 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। एक परीक्षा में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 35% व 40% है। ठीक, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त करने के बाद भी 117 अंक से फेल हो गया, तो गर्ल्स का पासिंग नंबर मेरे को बताना है। ठीक, पिछले क्वेश्चन टाइप से है ये, क्या गिवन है उसको देख लेते हैं ना। माना कि टोटल मार्क्स कितने नंबर का है, टोटल मार्क्स है x नंबर का। ठीक, अब बोला गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% 40% है, मतलब कि जो गर्ल्स हैं उनको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, और जो बॉयज हैं उनको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़का है वह 483 अंक प्राप्त करता है। ठीक, लेकिन फिर भी 117 नंबर से फेल हो जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन में जैसा किए थे वैसे ही करेंगे। ठीक, टोटल अंक है x, लड़के लोगों को पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए 40%, मतलब x का 40% इज इक्वल टू लड़का कितना नंबर पाता है 483 नंबर पाता है, कितने नंबर से फेल हो जाता है तो 117 नंबर से, मतलब 483 में अगर मैं 117 जोड़ दूं तो मेरे पासिंग नंबर मिल जाएगा किनका, लड़कों का। तो इसको सॉल्व कर लो, x इंटू 40% का नीचे 100 इक्वल टू 483 और 117 क्या हो जाएगा 10 8 2 10 हासिल 600, टोटल x का 40% इक्वल टू 600 मेरे पास आ गया। ठीक, जोड़ा होना मैं 83 170 5 8। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 0 से 0 गया, 5 2 दूनी और 2 पंचे, x इक्वल टू 6 पंचे 3000 हो जाएगा इधर बटे में, तो मतलब कि x मेरे को 1500 मिल गया है, मतलब कि हमारा टोटल कितने नंबर का पेपर था 1500 नंबर का पेपर था। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो गर्ल्स का पासिंग नंबर क्या होगा, गर्ल्स का पासिंग परसेंट 35%, टोटल है 1500 नंबर का, मतलब कि गर्ल्स का क्या हो जाएगा 1500 का 35%, आप निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 गया। अब इसको आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 पंचे क्या होता है 15 30, 15 पंचे हो जाएगा आपका 75 है ना, 5 हासिल 7, 15 या 45, 45 और 7 कितना होता है 52, मतलब कि गर्ल्स का पासिंग नंबर कितना हो जाएगा 525। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए लेकिन वह 45 अंक से फेल हो गया, दूसरे छात्र ने 45% अंक लिए जो पासिंग नंबर से 45 अंक अधिक है, तो मेरे को पासिंग नंबर और टोटल कितने पूर्णांक था वो याद करना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। 2 लड़के हैं, उसमें से एक लड़का जो है 30% अंक अर्जित करके फेल हो जाता है 45 नंबर से, और दूसरा लड़का जो है
45% अंक प्राप्त करता है, पासिंग मार्क्स से वो 45 नंबर अधिक है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे अपन, माना कि टोटल नंबर कितने का था पेपर वह, टोटल मार्क्स कितना था उसका x। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला छात्र जो है x का 30% प्राप्त करता है और फेल कितने नंबर से हो जाता है, 45 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वह x 30% में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो पासिंग नंबर मिल जाएगा मेरे को। ठीक, पासिंग नंबर हो गया ये। उसी प्रकार से दूसरा जो छात्र है x का 45% अर्जित करता है और 45 नंबर अधिक पाता है, मतलब कि ये जो x 45% है, टोटल मार्क्स का जो 45% है उसमें मैं 45 घटा दूं तो पासिंग नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखिए, पहला छात्र जो है टोटल मार्क्स का 30% अर्जित करता है और 45 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसके टोटल मार्क्स में मैं मतलब टोटल मार्क्स का 30% में 45 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका पासिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार से जो दूसरा छात्र है वह x टोटल मार्क्स का 45% अर्जित करता है और जो उसका जो नंबर होता है पासिंग मार्क्स से 45 अधिक होता है, तो उसके टोटल मार्क्स में 45 घटा देता हूँ। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क। जब दोनों पासिंग मार्क है तो दोनों में इक्वल कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, x का 30% को मैं 30/100 लिख सकता हूँ प्लस 45 इज इक्वल टू x का 45% को मैं 45/100 लिख सकता हूँ माइनस 45। ठीक, तो छांतर कर लेते हैं, इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक, 45 क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू x का 45/100 माइनस हो जाएगा ये x 30/100। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100 और 45 में से 45 में से 30 गया, कितना बचेगा मेरे पास, 15x। x का वैल्यू निकाल लो, 90 इंटू 100/15। ठीक, आठ लेते हैं अपन, कैसे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 0, 3 एकम 3 0, मतलब कि हमारा x का वैल्यू आ गया 600। x का वैल्यू 600 आया है, इससे मैं क्या समझता हूँ कि हमारा जो टोटल मार्क्स है 600 नंबर के पेपर हुए हैं। ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूर्णांक तो अपने निकल लिया है। पासिंग नंबर पूछा गया है, तो पासिंग नंबर कैसे निकालूंगा मैं, ये दोनों में से किसी भी एक की जगह मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक, तो ऊपर वाले पुट करता हूँ, पासिंग नंबर क्या हो जाएगा मेरा, x कितना निकालूं, 600 का 30% प्लस 45। ठीक, डबल जीरो गया, 6 3 18, 180 और ये 45, 180 और 45 5 12 2, मतलब कि 225 नंबर हमारे क्या हो जाएगा, पासिंग नंबर। ठीक, तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर आपने प्रतिशत का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो अच्छे से उसको देख लीजिए, क्योंकि आने वाले संडे में आपका फिर से एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और आप लोग टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो साफ दिखता है कि आप लोगों में प्रैक्टिस की कमी है। इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से बनाइए।